घर के अंदर लिन जियाक्सिन लेडी लियू के आराम के कारण शांत हो गया था। वास्तव में पिछले 6 महीने की घटनाओं के बाद लिन जियाक्सिन को पहले से ही उस तरफ के अपने रिश्तेदारों से एक निश्चित दूरी महसूस हो रही थी और आज की घटना ने उसे पूरी तरह से निराशा में डाल दिया था। ये देखकर कि पिता को राहत मिली है, लिन युआन को भी बहुत अधिक राहत महसूस हुई। ये जानते हुए कि उसके माता पिता चिंतित थे, लिन युआन ने लापरवाही से झूठ बोला कि जिया जेंग पहले ही कर्ज चुकाने के लिए टोफू स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। लिन जियाक्सिन ने यह सुनकर अफसोस जताया, तुम्हारे तीसरे चाचा और वे, खैर इसे भूल जाओ, अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है और यह ठीक है कि हर कोई अपने काम से काम रखे। मैं नहीं जानता कि योंगले अब जेल में कैसा कर रहा है। मैंने सुना है कि उसे पीटा गया था और उस बच्चे के साथ क्या गलत है जो अकादमी में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वह शहर के बदमाशों और गुंडों के साथ कैसे जुड़ गया। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए ब्राउन शुगर वाला पानी का एक कटोरा पीने के बाद लेडी लियू ने सुना कि उसका पति फिर से उन लोगों के बारे में चिंता करने लगा है। अपनी बेटी की ओर देखते हुए उसने डांटते हुए कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अब कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उन लोगों का जिक्र क्यों कर रही हो। मत भूलना, हमारी दाया को आज उसके अपने दादा दादी ने तालाब में डुबोकर लगभग मार ही डाला था। अपनी पत्नी की नज़र पाकर लिन जियाक्सिन को एहसास हुआ कि उसके शब्दों से उसकी बेटी को ठेस पहुंची होगी। उसने जल्दी से समझाया, हाँ, ये सब मेरी गलती है, पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी, अब और मत कहिए, हमारे परिवार को उन अजनबियों के लिए दुखी क्यों होना चाहिए। भविष्य में हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा जीवन जिएंगे और कोई भी हमें फिर से परेशान नहीं कर पाएगा। लिन युआन के शब्द सभी के लिए एक सुखदायक गोली की तरह थे। चूंकि लिन परिवार हंगामा करने आया था, इसलिए जब तक मामला शांत हुआ तब तक दोपहर का भोजन हो चुका था। मूलतः उन्होंने गोमांस पकाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें भी देरी हो गई। लिन युआन जल्दी से जांच करने के लिए रसोई में गया। सौभाग्य से उस समय सभी का ध्यान लियूजी पर था और किसी ने भी उस लाल फलियों और भोजन पर ध्यान नहीं दिया था जिसे उसने कोने में छिपा रखा था। अन्यथा लिन जियाक्सियाओ की छोटी छोटी उपलब्धियों की चाहत को देखते हुए उसका घर उलट पुलट हो जाता। गोमांस अभी भी बेसिन में रखा हुआ था। लिन युआन ने तेजी से एक बड़ा टुकड़ा काट लिया, फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटकर एक बर्तन में डालकर खून निकाल दिया। पानी के उबलने का इंतजार करते हुए उसने बचे हुए कुछ आलू भी तैयार कर लिए। उसने 7 या 8 छोटे टुकड़े चुने, उन्हें गोमांस के आकार के बराबर टुकड़ों में काटा और एक तरफ रख दिया। गोमांस को पकने में समय लगता है, लेकिन यदि इसे अधिक पकाया जाए तो ये कठोर हो सकता है, इसलिए इसकी गर्मी को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण था। ये देखकर कि बर्तन में मांस अब कच्चा नहीं था, लिन युआन ने जल्दी से उसे बाहर निकाला, फिर बड़े बर्तन को साफ किया, तेल डाला और मिर्च, हरी प्याज के टुकड़े और अदरक के टुकड़ों को भूनना शुरू कर दिया। जब सुगंध फैल गई तो उसने गोमांस के टुकड़े वापस डाल दिए, उसके बाद पानी और आलू डाल दिए। बाकी काम धीमी आंच पर मांस को नरम होने तक पकाना था। लिनवेई बड़े स्टोव पर नजर रख रहा था और चूंकि गोमांस को पकाने में कुछ समय लगेगा, लिन युआन ने इस ब्रेक का उपयोग छोटे ओवन और मूनकेक पकाने के लिए बड़ी लोहे की प्लेट को बाहर निकालने के लिए किया। उन्होंने मूल रूप से भोजन के लिए चावल को भाप में पकाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी थी और बर्तन में मांस पक रहा था, इसलिए चावल को भाप में पकाने के लिए कोई अतिरिक्त बड़ा बर्तन उपलब्ध नहीं था। लिन युआन ने इसके बजाय फ्लैट ब्रेड बनाने का फैसला किया। हालांकि वह सुबह से मांस से भरी रोटी नहीं बना रही थी, नहीं यह उसकी भाभी के परिवार से चाची वांग की तिल से भरी रोटी थी, बल्कि पतली सुगंधित हरी प्याज की टिकिया थी। इन पैनकेक्स को बनाने की प्रक्रिया सरल थी और इसमें किसी विशेष मसाले की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल नमक, हरी प्याज और तेल की आवश्यकता थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी लोहे की प्लेट बड़े पैनकेक बनाने के लिए तवे के रूप में उपयोग करने के लिए बिल्कुल सही आकार की थी। उसने लोहे की बड़ी प्लेट पर तेल में डूबा हुआ एक साफ सूती कपड़ा हल्के से फेरा। लिन युआन ने फिर उस पर एक रोल किया हुआ पैनकेक फैला दिया और उसे धीरे धीरे पकाया। जैसे ही उसने दूसरा पैनकेक बनाया, वह आगे आने वाले जीवन के बारे में सोचने लगी। अब चूंकि उन्होंने उस पक्ष से संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए अब उसे इस बात का डर नहीं था कि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। मध्य शरद ऋतु महोत्सव के निकट आने के कारण उसे जिन परिवार द्वारा ऑर्डर किए गए मूनकेक बनाने का काम पूरा करना था। हाँ, दोपहर के भोजन के बाद वह चाची वांग और लैन हुआ को साथ मिलकर मूनकेक बनाने के लिए बुलाती थी। और टोफू, कल का टोफू खराब हो गया था, इसलिए उसे आज रात सोने से पहले कुछ सोयाबीन भिगोने की जरूरत थी। वास्तव में उसने मूल रूप से दोपहर में सोयाबीन को भिगोने की योजना बनाई थी ताकि वे शाम तक उपयोग के लिए तैयार हो सकें, लेकिन लाओ फैन और जिया झेंग की उन चोर आंखों को देखने के बाद उसने उस विचार को छोड़ने का फैसला किया। जिया झेंग की जिज्ञासु प्रकृति को देखते हुए वह निस्संदेह उसके टोफू को नज़रअंदाज नहीं करेगा। बेहतर यही था कि वह अपनी प्रतिभा उसके सामने न दिखाए।
अगले 2 दिनों के काम की योजना बनाने के बाद लिन युआन ने अपने परिवार के 3 जर्जर कमरों को देखा और गणना करना शुरू कर दिया। मध्य शरद ऋतु उत्सव के बाद खेतों में काम लगभग समाप्त हो जाता था और मौसम के धीरे धीरे ठंडा होने पर नए घर के निर्माण को एजेंडे में शामिल करने का समय आ गया था। सौभाग्य से फूमन बिल्डिंग से मिले टोफू मनी के साथ अब उसे घर बनाने की चिंता नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चूंकि उन लोगों के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए अब उन्हें यह डर नहीं था कि नया घर बन जाने के बाद वे लोग परेशानी खड़ी करने आ जाएंगे। क्योंकि घर पर अचानक कुछ अधिक लोग भोजन कर रहे थे, लिन युआन ने एक बार में 10 बड़े पैनकेक पकाए। पैनकेक एक छोटे पहाड़ जितने ऊंचे थे। बर्तन में रखा गोमांस पहले से ही सुगंधित था और लिन वेई आग जलाते हुए बर्तन से भाप उठते हुए देख रही थी और अपनी लार निगल रही थी। आखिरकार यह गोमांस ही था। उसने पहले भी सुअर का मांस और चिकन खाया था, लेकिन यह वास्तव में पहली बार था जब उसने गोमांस खाया था। यहाँ तक कि लिन वेई भी इस तरह लार टपका रहा था। बड़े खाने के शौकीन लाओ फैन का तो कहना ही क्या। जैसे ही बर्तन से सुगंध फैली, वह कहीं से उछलकर आया और रसोई घर में चक्कर लगाते हुए जोर से चिल्लाया, बदबूदार लड़की, क्या यह अभी तैयार है? जिया झेंग भी लुभाया गया था। हालांकि उसने पहले भी इस लड़की की पाककला का अनुभव किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अच्छी होगी। आखिर वह ऐसा क्या बना रही थी जिसकी खुशबू इतनी अच्छी थी? उसकी चोर निगाहें घूम गईं और जिया झेंग की ज्ञान चुराने की प्रवृत्ति अनायास ही सामने आ गई और वह तेजी से रसोई की छत पर जा पहुंचा। रसोई की छत पर एक जगह टूटी हुई थी जहां से उसने पहले लिन युआन से चुपके से 5 मांस के पैनकेक ले लिए थे। लेकिन इस बार उसे निराशा हाथ लगने वाली थी। जैसे ही वह रसोई की छत पर पहुंचा, उसे एक मसालेदार और दम घोंटने वाली गंध का एहसास हुआ जिसने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। जिया झेंग मसालेदार भोजन बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह गंध उसके लिए और भी असहनीय थी, जिसके कारण उसे भयंकर खांसी होने लगी। उसकी खांसी से उसकी स्थिति का तुरंत पता चल गया। लिन युआन ने अपनी हंसी रोक ली। मसालेदार मिर्च के तेल का चम्मच उठाते हुए वह ऊपर की ओर चिल्लाई, मैं कहती हूँ युवा मास्टर, क्या आप थके नहीं थे? तुम रसोई घर के ऊपर आराम करने क्यों चले गए? ओह, क्या वहाँ का दृश्य विशेष रूप से अच्छा है? चूंकि आपको यह इतना पसंद है, तो क्यों न मैं आपको अपना ये जर्जर रसोई घर बेच दूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे 10 टैल चांदी दे दो और ये तुम्हारा हो जाएगा। जिया झेंग ने अपना मुंह और नाक ढांक लिया, फिर भी वह जलती हुई गंध को अपने ऊपर हावी होने से नहीं रोक सका। वह मुंह बनाते हुए नीचे गिर पड़ा, जबकि उसकी दयनीय चीखें घर की दिशा से गूंज रही थीं। बदबूदार लड़की, तुमने वास्तव में मुझ पर मल का हमला किया। लिन युआन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, मिर्च का तेल गोमांस के बर्तन में डाला। उसने इसमें कोई मल नहीं डाला था, ये सिर्फ इतना था कि लिन वेई आदतन दीवार के उस कोने में खरगोश की खाद डाल दिया करती थी। रात्रि भोजन से ठीक पहले लियूजी घोड़ागाड़ी लेकर वापस आ गया। फूमन बिल्डिंग के कर्मचारियों में निश्चित रूप से अच्छा चेहरा था। जैसे ही वह यमन पहुंचे, लोग उत्सुकता से उन्हें चाय पिलाने लगे और उनके काम में लग गए। लियूजी की तुलना में लिन जियाक्सियाओ, जो मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट की उपपत्नी का रिश्तेदार होने का दावा करता था, को बहुत कम ध्यान मिला, क्योंकि यमन के कर्मचारी घर की महिलाओं के साथ घुलते मिलते नहीं थे। इसलिए जब लिन जियाक्सियाओ ने अपनी पत्नी की चाची का नाम, यहाँ तक कि अपने मामा का नाम भी लिया, तो यह निरर्थक साबित हुआ। स्वाभाविक रूप से लियूजी इस महान अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था और उसने यमन के लोगों को अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताने से पहले लिन जियाक्सियाओ को काफ़ी चिढ़ाया। उनके द्वारा मामले को संभाल लेने से मामला शीघ्र ही सुलझ गया। लियूजी न केवल नए घरेलू पंजीकरण के साथ लौटे, बल्कि यमन में सुनी गई खबरें भी लेकर लौटे। लिन योंगले का पहले पैर तोड़ा गया, फिर उसके साथ अपराध करने गए एक सहपाठी ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। यमन ले जाए जाने से पहले ही उसका पैर टूट चुका था। इसके अलावा मास्टर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, इसलिए वह सारी रात जेल की कोठरी के एक कोने में गंदे और दर्द से लेटे रहे और अगले दिन उन्हें तेज बुखार और बेहोशी की हालत में पाया गया। हालांकि किसी ने इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से एक कर्तव्यनिष्ठ वार्डन ये सब देख नहीं सका और उसने उसे ज्वरनाशक दवा खिला दी, जिससे उसकी जान बच गई। लिन जियाक्सिन ने सुना और निराशा में अपना सिर हिलाया। कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के मौजूद होने के कारण उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने शब्दों को निगल लिया जो उसने लाओफैन से उस व्यक्ति को बचाने में मदद करने के लिए कहा था। लिन जियाक्सिन की चुप्पी का मतलब यह नहीं था कि लिन युआन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार लिन योंगले का पैर तो उसने ही तोड़ा था और उसके इलाज के लिए चांदी खर्च करना उसके लिए उचित नहीं था। इसके अलावा लिन योंगले का पैर टूटना उसके पिता की उदारता का प्रतिदान मात्र था। उसके विचार से उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब उसके पिता ने इस कृतघ्न रिश्तेदार के लिए विनती की और उसका पैर अपंग हो गया, तो एक बार भी उनका परिवार उनकी मदद के लिए नहीं आया।
हालांकि ये दोपहर का भोजन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। लिन जियाक्सिन और लेडी लियू ने इसे बिना स्वाद के खाया, जबकि जिया झेंग और लाओ फैन ने बड़े चाव से खाया। लिन वेई और शियाओ लिनशुंग ने पहले कभी गोमांस नहीं खाया था, उनके शिष्टाचार अच्छे नहीं थे, और यहाँ तक कि जिया झेंग और लाओ फैन के मुंह भी चिकने थे और उनके उत्सुक काटने से उनका गला लगभग घुट रहा था। जब वे नर्म, गूदेदार आलूओं के पास पहुंचे तो उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। लिन युआन अपने चॉपस्टिक्स पकड़े हुए खुश नहीं थी। स्पष्टतः उन्हें पता था कि आलू जहरीले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत स्वादिष्टता से खाया था। हालांकि लियूजी को आलू खाने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि वह दूसरों को आलू खाते देख डर रहा था, फिर भी उसने भौहें चढ़ाते हुए एक छोटा सा निवाला खा लिया। पहले निवाले के बाद वह खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि आलू इतने नरम थे कि उन्होंने गोमांस के स्वाद को सोख लिया था, जिससे वे अकेले गोमांस खाने से भी अधिक स्वादिष्ट हो गए थे। सूप और चावल के बाद पेट भरा हुआ महसूस करते हुए लाओ फैन ने अभी भी भोजन का स्वाद लिया, अपना पेट रगड़ा, जबकि जिया झेंग ने अविश्वास में अपने होठों को चटकाया। छोटी लड़की के पास कुछ कौशल हैं। कैसा रहेगा? क्या आप शेफ बनने के लिए मेरे फूमन बिल्डिंग में आना चाहेंगे? मेरी ओर उस भाव से मत देखो। मैं आपकी पाककला कौशल चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अरे, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है, मैं आपके लिए एक निजी रसोईघर स्थापित कर दूंगा। कोई भी अन्य व्यक्ति न तो अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है, केवल आपके उपयोग के लिए। ये कैसा है? मुख्य रसोइया होने और निजी रसोईघर होने के नाते यदि किसी ने उसे 10 दिन पहले ये बताया होता तो वह सहमत होने में संकोच नहीं करती। लेकिन अब उसके लिए इसमें कोई आकर्षण नहीं रहा। उसका लक्ष्य अब सिर्फ शेफ बनना नहीं था, वह अपना पैसा कमाना चाहती थी, अपना रेस्तरां खोलना चाहती थी और अपनी खुद की मालिक बनना चाहती थी। फूमन बिल्डिंग अब उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी। लिन युआन के इनकार को देखकर जिया झेंग ने सोचा कि वह उसके द्वारा किए गए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थी। जैसे ही वह दांव बढ़ाने वाला था, उसने देखा कि लिन युआन लाओ फैन की ओर मुड़ा और कहा, संपत्ति के बारे में मत भूलना। यदि संभव हो तो मैं नए साल से पहले टोफू कार्यशाला स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। जैसे ही लाओ फैन ने इत्मीनान से अपनी दाढ़ी को सहलाया, उसने आंखें सिकुड़कर जवाब दिया, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी नज़र 3 स्थानों पर है, लेकिन मैं अभी भी बातचीत कर रहा हूँ। जब मैं किसी एक पर निर्णय ले लूंगा तो तुम्हें दिखा दूंगा। हम ठीक है। जैसे ही लिन युआन ने सहमति में सिर हिलाया, जिया झेंग ने जल्दी से लाओ फैन की बांह पकड़ ली और जोर से चिल्लाया, क्या आप दोनों के बीच कोई समझौता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? जल्दी बताओ, तुम छोटे बदमाश। यह मेरा सौदा है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लाओ फैन की आंखें घूम गईं और उसने जिया झेंग को एक बड़ी, उपेक्षापूर्ण नज़र से देखा। मेरे मतलब का नहीं, तुम बूढ़े हो, तुम अपने जीवन के साथ बहुत अधिक आराम कर रहे हो, है ना? बस याद रखें, हालांकि फूमन बिल्डिंग नाम से आपकी है, लेकिन वास्तव में यह मेरी, जिया झेंग की है। यदि मैं दूर रहूं तो आप फूमन बिल्डिंग बेच दे तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, आपको मुझे आप दोनों के बीच का समझौता दिखाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और क्या करें? राजधानी शहर में ये खबर फैला दो कि झूमर टाउन में मेरी एक बिल्ली है ना? लाओ फैन ने जिया झेंग का हाथ झटक दिया। बिल्कुल बेपरवाह दिखते हुए वह रात के खाने के बाद के आनंद का आनंद लेता रहा। उसकी बातचीत इतनी इत्मीनान से थी मानो वह कोई छोटा गीत गा रहा हो। बेहतर होगा कि तुम यह मत भूलना कि तुमने फूमन बिल्डिंग का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा था। क्या होगा यदि आपके पिता, जिन्होंने आपको योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत से पाला है, को पता चले कि उनके द्वारा सावधानी से पोषित संतान को वीरता में कोई रुचि नहीं है, बल्कि उसे व्यापार करना और चांदी कमाना पसंद है? क्या वह दिन रात जुमा टाउन तक दौड़कर तुम्हें एक बड़ी कृपाण से नहीं काट देगा? एक पल के लिए जिया झेंग हक्का बक्का रह गया। पहले उसके छिपने के स्थान के बारे में बताने पर वह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से झुक जाता था, तो अब उसे ही क्यों धमकाया जा रहा है? लेकिन ये धमकी वास्तव में प्रभावी थी। जिया झेंग का अहंकार तुरंत खत्म हो गया और उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया जब वह बुदबुदाया, यहाँ तक कि ड्रैगन के 9 बेटे भी एक दूसरे से अलग हैं। उसके लिए मेरा बड़ा भाई होना ही काफ़ी होगा। मुझे क्यों अनुसरण करना और लड़ना चाहिए? ये बेकार है। पैसा कमाना अब बहुत अधिक दिलचस्प हो गया है, खासकर जब आप चांदी को इतनी चमक से चमकते हुए देखते हैं और चांदी के नोटों की गिनती की आवाज़ सुनते हैं तो यह एक अच्छा जीवन है। चांदी का जिक्र आते ही उसकी आंखों में चमक देखकर लिन युआन का जबड़ा लगभग खुला रह गया। उसने पहले भी ऐसे लोगों को देखा था जो पैसे से प्यार करते थे, लेकिन किसी को उसके प्रति इतना जुनूनी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जिया झेंग एक सभ्य, यहाँ तक कि बहुत अच्छे परिवार से आया था, और फिर भी उसने इतना लालची स्वभाव विकसित कर लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में केवल तलवारें और भाले दिए थे, कभी चांदी नहीं दी? हालांकि ये उनके निजी मामले थे और चूंकि उन्हें गपशप में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने आगे पूछताछ नहीं की।
उस दोपहर लिन युआन के घर पर अभी भी बहुत काम बाकी था, इसलिए भोजन समाप्त करने के बाद उसने दोनों देवताओं को जल्दी से शहर वापस भेज दिया। जिया झेंग टोफू बनाने की विधि के बारे में बहुत उत्सुक था और उसने हठपूर्वक जाने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़की को एक हाथ में मिर्च और दूसरे में एक क्लीव लहराते हुए देखकर वह चिकनी बिजली की तरह खिसक गया और बस में चढ़ गया। जब तक वे लिन परिवार के घर से बाहर नहीं निकल गए, तब तक घमंडी, मसाले से डरने वाले युवा मास्टर ने लिन युआन का दिल जीतने की सफल योजना नहीं बनाई थी। उसे पैसों से इतना लगाव था, वह फूमन बिल्डिंग में मुख्य शेफ बनने के लिए क्यों सहमत नहीं हुई। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी सेवाएं प्राप्त करने का मतलब था सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराना। शहर के किनारे तक जाते हुए जिया झेंग ने अचानक उत्साह में अपनी जांघ पर थपकी दी और चिल्लाया, जिससे लाओ फैन, जो ऊँघ रहा था, को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। अगर वह मेरी रसोइया नहीं होगी तो वह मेरी औरत होगी। लाओ फैन ने अपने घबराए हुए दिल को सहलाते हुए अपना सिर हिलाया और अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस रवैये से क्या तुम पत्नी का पीछा करने के बारे में सोच रहे हो? आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। लेकिन जैसे ही लाओ फैन और उनके साथी चले गए, लानहुआ का परिवार आ गया। अंदर आते ही चाची वांग ने लिन युआन का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी, और यद्यपि उनके परिवार का लिन जियाक्सिन के परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी वे वर्षों से हमेशा सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ साथ रहते थे। लिन जियाक्सिन और उनकी पत्नी भी दयालु और ईमानदार लोगों के रूप में जाने जाते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनके करीब आ गए। लिन फुगुई का चेहरा भी लाल हो गया था, मानो उसने अपना आपा खो दिया हो। अंदर आने पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। ये लिन परिवार के लोग, ये कैसी दुष्टता है जो तुम्हारे परिवार को इस तरह से धमका रहे हैं। वह स्ट्रोक के लायक था और लकवाग्रस्त हो गया था। अपने पिता को एक बार फिर बिना रोक टोक बोलते देख लिन चांगकिंग ने जल्दी से अपनी आस्तीन खींची और अपनी आंखों से पूर्वी कमरे की ओर इशारा किया। आखिरकार लिन जियानलिंग लिन जियाक्सिन के जैविक पिता थे। अपने बेटे द्वारा याद दिलाए जाने पर लिन फुगुई केवल असहाय होकर आहें भर सका और गुस्से से सोचते हुए एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया। लेडी लियू, जो पहले से ही गर्भवती थी, बाहर आए। उसने चाची वांग के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर दोनों ने एक साथ अपने आंसू पोंछे, जिससे लिन युआन और लानहुआ कुछ हद तक असमंजस में पड़ गए। माँ, अब मत रो, क्या हम यहाँ किसी कारण से नहीं आए हैं? लानहुआ के याद दिलाने से पहले ही चाची वांग ने चौंक कर अपनी जांघ पर थपकी दी। मुझे देखो, मैं बस अपने आप पर तरस खा रही हूँ और असली काम भूल रही हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपनी छाती से एक छोटा सा कपड़े का पैकेट निकाला, जो नीले फूलों वाले रुमाल में लिपटा था। बहन, ये 6 टैल चांदी है जो हम बूढ़ों ने वर्षों से जमा करके रखी है। इसे लें। मैं जानता हूं कि यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर है। जहां तक फूमन बिल्डिंग को दिए जाने वाले 100 टैल चांदी की बात है, जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करो। जब उन्हें पता चला कि चाची वांग ने चांदी निकाली है, तो लेडी लियू और लिन युआन दोनों चौंक गए। लानहुआ का परिवार बहुत समृद्ध नहीं था, उनके परिवार से थोड़ा ही बेहतर था। यदि लिन जियाक्सिन का पैर अभी भी अच्छी स्थिति में होता, तो लानहुआ का परिवार उनकी तुलना में भी सक्षम नहीं होता। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके घर में चांदी लाने वाले पहले व्यक्ति वे ही थे। कृपया चांदी को अलग रख दीजिए, बड़ी बहन। आपके और आपके पति के लिए थोड़ा पैसा कमाना आसान नहीं है, और चांगकिंग की उम्र भी शादी की हो गई है। आप अपना पैसा हमें नहीं दे सकते। जल्दी करो, इसे दूर रखो, इसे दूर रखो। लेडी लियू बिल्कुल भी चांदी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चून की चाची वांग इसे लाई थी, इसलिए उनका इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने इसे जबरदस्ती लेडी लियू के कपड़ों में ठूंस दिया। लानहुआ ने भी समर्थन में कहा, आंटी, कृपया इसे रख लीजिए। मेरे पिता प्रतिदिन गाड़ी चलाकर पैसा कमाते हैं और मेरे भाई को शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब समय आएगा तो हम निश्चित रूप से रजत पदक जीतेंगे, इसलिए आप इसे पहले ले लीजिए। लिन युआन को निष्क्रिय खड़े और चांदी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं देखकर लानहुआ ने हताशा में उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और आग्रह किया, तुम मूर्ख हो, तुम जल्दी से चांदी क्यों नहीं ले लेते? क्या तुम सचमुच ली फैंग ई की तरह वेश्या बनना चाहती हो? लिन युआन अवाक रह गया। ऐसा लगता था कि उन्हें डर था कि लिन जियाक्सिन और उनकी पत्नी के पास पैसे न चुका पाने पर अपने बच्चों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यही वजह थी कि वे पैसे देने के लिए दौड़ पड़े। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह चांदी वापस करने में असमर्थ होगी। भले ही वह सचमुच ऐसा न कर सके, उसे विश्वास नहीं था कि उसके माता पिता उसे और उसकी बहनों को बेचने का साहस करेंगे। चाची, हम ये चांदी स्वीकार नहीं कर सकते। लिन युआन ने चाची वांग का हाथ पकड़ लिया और अपनी मां के कपड़ों से एक एक करके चांदी के टुकड़े निकाले, उन्हें वापस रुमाल में डाला और चाची वांग को वापस दे दिया। ये देखकर कि वह इसे नहीं लेगी, लिन युआन ने जबरदस्ती इसे लानहुआ के हाथों में थमा दिया। युवान, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत कम है? चाची वांग की आंखों में फिर से आंसू आ गए।
लिन युआन ने जल्दी से उसकी बाँह पकड़ ली और कान पर बैठ गया, उसके आंसू पोंछते हुए और समझाते हुए कहा, चाची, आप किस बारे में बात कर रही हैं? भाई चांग किंग मेरे पिता के प्रशिक्षु हैं और लानहुआ के साथ मेरी मित्रता को देखते हुए अगर मुझे कोई वास्तविक कठिनाई होती तो मैं सबसे पहले आपकी ओर ही रुख करता। उसकी यह बात सुनकर चाची वांग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन 100 तैल चांदी चुकाना आसान नहीं था। क्या 1 वर्ष में ये सब साफ हो सकता है? चाची वांग के संदेह को देखकर लिन युआन मुस्कुराई, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने पहले ही जिया झेंग के साथ आयो को फाड़ दिया था। इसके बजाय वह लिनहुआ की ओर मुड़ी। लिनहुआ, क्या तुम्हें वो मूनकेक याद है जो हमने कुछ दिन पहले बनाए थे? बेशक लानहुआ को याद आया। उस समय उसने लिन युआन को इस बात पर भी चिढ़ाया था कि वे बेच सकते हैं या नहीं, लेकिन आज की परेशानी के कारण वह पूछना ही भूल गई थी। हाँ, वे मूनकेक बहुत अच्छी तरह बिके और मुझे एक बड़ा व्यापारिक सौदा भी मिल गया है। लिन युआन ने जब वापस आई तो अपने माता पिता से जिन परिवार के साथ मूनकेक के व्यापार के बारे में बात की थी, लेकिन लानहुआ को केवल इतना बताया था कि उन्हें मूनकेक बनाने में मदद के लिए लोगों की ज़रूरत है और उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। क्या आपको शहर में जिंजी विनेगर वर्कशॉप याद है? हाँ, ठीक है, यह उनका परिवार है। उनकी कुलमाता मध्य शरद उत्सव के लिए मेहमानों का मनोरंजन करना चाहती हैं और उन्होंने मुझसे 200 मूनकेक मंगवाए हैं। अगर यह कारोबार अच्छा चला तो हम निश्चित रूप से अच्छी मात्रा में चांदी कमा सकेंगे। इतनी अच्छी खबर सुनकर माँ और बेटी लिनहुआ ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देरी की। जिन परिवार जुमाटाउन का एक प्रमुख परिवार था और यह आश्चर्यजनक था कि वे एक विनम्र ग्रामीण महिला होने के नाते अब ऐसे परिवार के साथ व्यापार कर सकती थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझसे कल रात पूछा कि क्या मेरी माँ यहाँ काम करने को तैयार होंगी। तो तुम्हें बहुत बड़ी डील मिल गई है। लिनहुआ को सबसे पहले समझ आया और उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। लिन युआन ने अपना मुंह ढक लिया। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि वह उसे बंद नहीं कर पा रही थी। ये देखकर कि उसके पास एक योजना है, चाची वांग का दिल भी शांत हो गया और उसने तुरंत बिना किसी शुल्क के काम में मदद करने की पेशकश की। उन मामलों को हल करने के बाद चाची वांग ने लेडी लियू से एक और बात का उल्लेख किया। पता चला कि सुबह के समय लिन फुगुई का सामना शहर के द्वार पर लेडी लियू के मायके के गांव से किसी से हुआ था। लेडी लियू के गांव के व्यक्ति ने लिन फुगुई से एक संदेश देने को कहा, जिसमें कहा गया था कि कुछ दिनों में लेडी लियू के माता पिता उनसे मिलने के लिए लिन परिवार के खोखले में आएंगे। ये समाचार सुनकर लेडी लियू का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। दिन गिनते हुए उसे एहसास हुआ कि उसे अपने माता पिता से आखिरी बार मिले हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। लिन युआन के नाना नानी पहाड़ के दूसरी ओर लियू परिवार गांव में रहते थे। वास्तव में दोनों गांव एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन क्योंकि वे 2 पहाड़ों से अलग थे, इसलिए पहले जुमाटाउन से होकर जाना पड़ता था और फिर लियू परिवार के गांव से लिन परिवार के खोह तक चक्कर लगाना पड़ता था। आने जाने की यात्रा में पूरा दिन लग जाता था और दादा दादी के पास घर के कामकाज का अपना हिस्सा होने के कारण उनके लिए अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए यात्रा करना कठिन था, भले ही वे ऐसा करना चाहते हों। लिन युआन की याद में उसके नाना नानी बेहद दयालु और सौम्य थे। उसके दादाजी कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें बच्चों से विशेष प्रेम था। उसे याद आया कि जब वह छोटी बच्ची थी तो जैसे ही उसके दादाजी आते थे वह उनके पैरों से चिपक जाती थी और गोद में लेने के लिए कहती थी। हालांकि उसके दादाजी बातूनी नहीं थे, लेकिन वे जो कुछ भी कहते थे वह स्पूनरिज्म होता था। वे चावल खाओ के बजाय चावल खाओ और आराम करो के बजाय आराम करो कहते थे। हर बार वह उसे गंभीरता से सुधारती और दावा करती कि उसने गलती की है, फिर वह उसे एक छोटे वयस्क की तरह बोलना सिखाती। अब उसे समझ में आ गया कि उसके दादाजी बस उसे खुश करने और हंसाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी दादी के साथ तो और भी आसानी से रहा जा सकता था। जब वह बच्ची थी तो उसकी माँ की तबीयत खराब थी और उसके पास पर्याप्त दूध नहीं था, इसलिए वह अक्सर अपनी दादी से ही दूध पीती थी। उनके नाना नानी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनकी माँ दूसरी संतान थीं। उसके सबसे बड़े चाचा और उनकी पत्नी के 2 बेटे थे, दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। दंपति परिवार के खेतों में काम करते थे और उनके सबसे बड़े चाचा खेती में बहुत कुशल थे। लिन जियाक्सिन ने खेती के कौशल उन्हीं से सीखे थे। उसके दूसरे चाचा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी मां ने कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी दूसरी चाची को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और वह गर्भधारण नहीं कर सकती थीं। यद्यपि उसके दादा दादी चिंतित थे, लेकिन युवा जोड़े के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए दादा दादी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल अकेले में चिंता व्यक्त की। सबसे बड़ी चाची ने अपनी भाभी के लिए कई अच्छे डॉक्टर ढूंढे, लेकिन लेडी लियू के अनुभव को देखते हुए कि यांग ने उन्हें हानिकारक जंगली दवाएं खिलाकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, उनके परिवार ने उनकी दूसरी चाची को उन संदिग्ध उपचारों का उपयोग करने से पूरी तरह से मना कर दिया। जहां तक दूसरी चाची की बात है, लिन युआन ने उन्हें केवल एक बार उनकी शादी में देखा था। वह उन्हें एक बहुत ही सज्जन महिला के रूप में याद करती थीं।
शायद अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण वह बहुत पीली पड़ गई थी और हमेशा धीरे धीरे चलती थी। उसके दूसरे चाचा और चाची एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उन्हें बचपन का प्रेमी माना जा सकता है। हालांकि अपनी लगातार बीमारी और बोझ बनने की अनिच्छा के कारण जब वह उससे प्रेम करने आया तो उसने कभी भी उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उनकी शादी 20 वर्ष की आयु तक टल गई। सौभाग्यवश अंततः उनकी शादी हो गई, लेकिन संतान न होने का बोझ उनकी दूसरी चाची के दिल पर भारी पड़ा होगा। क्या मेरी छोटी बहन की सगाई अभी तक नहीं हुई है? लिन युआन अपनी यादों में खोई हुई थी। लेडी लियू ने चाची वांग के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी। लेडी लियू ने जिस छोटी बहन का उल्लेख किया वह भी लिन युआन की चाची थी और उसके नाना नानी की सबसे छोटी संतान थी। चाची वांग ने आह भरी, तुम्हारे बड़े भाई ने नहीं पूछा, लेकिन दूत ने बताया कि तुम्हारी छोटी बहन ने फिर से दियासलाई बनाने वाले को भगा दिया। आप मुझे बताए, क्या उसने 10 मील के दायरे में सभी मैचमेकरों को भगा दिया है? ये लड़की जो पहले से ही 20 साल की है, वह शादी करने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं है? अपनी बहन की शादी के बारे में बात करते हुए लेडी लियू की आंखें धुंधली पड़ गईं। ये सब मेरी गलती है। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं रहा, जिससे वह शादी से डर गई है। अपनी चाची को याद करते हुए लिन युआन उनकी बहुत प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्राचीन समय में लड़कियों को 15 वर्ष की उम्र से ही विवाह के प्रस्ताव मिलने लगते थे। हालांकि तभी लेडी लियू की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने बेटे को जन्म नहीं दिया था, जिसके कारण उनकी सास लेडी यांग ने उन्हें तलाक दे दिया। हुआ यूं कि उसकी दादी अपनी युवा चाची को मिलने के लिए लेकर आई और जब उन्हें इस मामले के बारे में पता चला तो लाड़ प्यार से पल रही युवा चाची गुस्से से भर गईं। बिना एक शब्द कहे उसने मुख्य घर का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और लेडी यांग की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे बुरी तरह डांटने लगी। परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य लेडी यांग लगभग 10 साल की लड़की द्वारा डांटे जाने के बाद स्वाभाविक रूप से चीजों को कम नहीं होने दे पा रही थी और उसकी मां भी अपनी बेटी का पक्ष ले रही थी और बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। लेडी यांग और भी अधिक क्रोधित थी। मौके पर ही उसने लिन जियाक्सिन पर अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव डाला। सौभाग्य से लिन जियाक्सिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने स्वेच्छा से पुराने पारिवारिक घर से बाहर जाने की पेशकश की, जिससे धीरे धीरे उसकी मां लेडी यांग के साथ उसके रिश्ते में नरमी आने लगी। इस विषय में बोलते हुए उनकी चाची की उन लोगों के असली चेहरों को इतनी स्पष्टता से देखने की क्षमता वास्तव में एक अमूल्य योगदान था। बात बस इतनी सी है कि तब से उसकी चाची ने कभी शादी न करने और न ही बच्चे पैदा करने की कसम खा ली थी। दादी ने सोचा कि यह केवल क्षणिक आवेश में कहे गए क्रोध भरे शब्द थे। फिर भी कई वर्ष बीत गए और उसने सचमुच शादी की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब भी कोई रिश्ता जोड़ने वाला दरवाजे पर आता वह तुरंत और गुस्से से उन्हें बाहर भेज देती। एक बार एक मोटी ताजी दियासलाई बनाने वाली को बिना किसी दिखावे के भगा दिया गया, ये श्राप देते हुए कि वह एक बूढ़ी नौकरानी बन जाएगी और अकेली मर जाएगी। गुस्सा होने के बजाय उसकी चाची ने कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए दरवाजे पर मौजूद दियासलाई बनाने वाले से ऊंची आवाज में कहा, मेरी बात सुनो, मैं उन बदबूदार पुरुषों में से किसी से शादी करने के बजाय अपने ही घर में एक बूढ़ी नौकरानी बनकर मरना पसंद करूंगी, जिनके बारे में तुम बात कर रही हो। इन बदबूदार पुरुषों को पत्नी बिल्कुल नहीं चाहिए, वे तो बस कोई ऐसा चाहते हैं जो उनका बिस्तर गर्म करे और बच्चे पैदा करे। यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो आप निरंतर भय में रहते हैं, यदि आपके बच्चे हैं तो आपको यह चिंता रहती है कि क्या वह लड़का होगा। यदि आप पुत्र को जन्म नहीं दे सकते तो आपको हमेशा तलाक होने की चिंता बनी रहती है। भविष्य में तुम सब इतना समझदार बनो कि मेरे सामने शादी का प्रस्ताव न रखो। अगर तुमने दोबारा आने की हिम्मत की तो खबरदार, मैं लोहे के फावड़े का हत्था पकड़कर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। यद्यपि उसने अपनी चाची के साथ यह भयंकर दृश्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, फिर भी जिस प्रकार उसने श्राप दिया था उसकी कल्पना मात्र से ही खून खौल उठता था। लिन युआन के होंठ थोड़े से मुड़ गए, उस चाची के लिए उत्सुकता से भरे हुए जिनसे वह अभी तक नहीं मिली थी। लिन फुगुई को लोगों को लेने के लिए बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर भागना पड़ा और कुछ देर रुकने के बाद वह वहां से चला गया। लिन जियाक्सिन ने उस दिन दूसरे पक्ष के साथ संबंध तोड़ लिए थे और लिन चांगकिंग को शिल्प कौशल सिखाने के मूड में नहीं थे, जिससे लिन युआन को आसानी से मौका मिल गया। समय की कमी के कारण उसे तुरंत काम शुरू करना पड़ा। लिन वेई और शियाओ लिन शूंग को आंगन में नष्ट हो चुके टोफू को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि चाची वांग और लैनहुआ ने सोयाबीन को भिगोना शुरू कर दिया। फिर लिन युआन ने खरीदे गए 5 नट मूनकेक में तेल और चीनी मिलाया और इसे चाची वांग और उनकी बेटी को समान रूप से तलने के लिए दे दिया। वह स्वयं मूनकेक बनाने के लिए आटा गूंधने चली गई। जहां तक लिन चांगकिंग का सवाल है, वह लाल सेम पकाने के लिए घर गया। चूंकि लिन युआन के घर में केवल एक ही स्टोव था जो पहले से ही 5 अखरोट भरने के लिए उपयोग में था, इसलिए लाल सेम पकाने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा लाल फलियां काफी समय से भिगोई हुई थीं और अंकुरित होने वाली थीं।
लिन चांगकिंग को परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तकनीकी रूप से बीन्स पकाना कोई कठिन काम नहीं था और जल्द ही वह पकी हुई बीन्स लेकर वापस आ गया। इसके बाद शारीरिक रूप से सबसे अधिक मांग वाला कार्य था सेम को मैश करना, जो स्वाभाविक रूप से एकमात्र पुरुष लिन चांगकिंग को सौंपा गया था। तैयारी का काम पूरा करने में ही समूह को पूरी दोपहर लग गई। 5 अखरोट का भरावन और लाल सेम का पेस्ट तैयार था और लिन युआन ने आटे के 2 बड़े कटोरे गूंथे थे। ये 200 मूनकेक के लिए पर्याप्त था या नहीं, यह अगले दिन ही पता चलेगा। रात का भोजन नूडल्स था। दोपहर में उबले हुए गोमांस और आलू से काफ़ी मात्रा में ताज़ा गोमांस सूप बचा हुआ था, जो नूडल्स उबालने के लिए एकदम उपयुक्त था। दोपहर में पुनः एकत्र होने के बाद रात के खाने के समय तक लिन जियाक्सिन का मूड काफ़ी बेहतर हो गया था और लिन युआन ने भोजन करते समय अपने पिता के साथ मूनकेक के सांचों पर लिखे शब्दों के बारे में बातचीत की। पिताजी, मैं मूनकेक के सांचों पर कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? जब बात उनकी बेटी के मूनकेक व्यवसाय की आई तो लिन जियाक्सिन कुछ हद तक खुश थे। आप अपने पिता की शिल्प कौशल को कम मानते हैं। मैं उन्हें क्यों नहीं जोड़ पाऊंगा? बताओ, तुम क्या शब्द जोड़ना चाहते हो? अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखकर लिन युआन धीरे से हंसी। हे, मैं तो बस इतना जानती थी कि पिताजी सबसे अच्छे हैं। मैंने आज दोपहर भाई चांगकिंग से मेरी मदद करने के लिए कहा और वह बहुत चिंतित दिखे। इसमें बहुत सारे अक्षर भी नहीं हैं। मैं मूनकेक के साथ राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस जोड़ने के बारे में सोच रहा था। चावल के फूल की खुशबू। वह क्या है? अपनी बेटी का यह उल्लेख सुनकर न केवल लिन जियाक्सिन बल्कि लेडी लियू और 2 छोटी बहनों ने भी लिन युआन को उत्सुकता से देखने के लिए अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। लिन युआन ने बस अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपने परिवार को गंभीरता से देखते हुए रुचि के साथ बोली, मेरे पास एक योजना है। एक बार जब मैं जिन परिवार के व्यवसाय को सफल बना दूंगा और कुछ चांदी कमा लूंगा तो मैं शहर में एक दुकान किराए पर ले लूंगा। फिर कुछ श्रमिकों को काम पर रखने के बाद हम भी छोटे व्यवसाय के मालिक बन जाएंगे। दुकान खोलना और मालिक बनना परिवार के लिए यह एक दूर का सपना जैसा लग रहा था, फिर भी लिन युआन ने इसके बारे में बहुत आसानी से बात की। लेडी लियू को इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी अपनी सीमा से आगे बढ़ रही है और इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी, दाया, दुकान खोलना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि अब हमारे परिवार के पास पैसा कमाने का एक तरीका है, फिर भी आपकी माँ को लगता है कि सतर्क रहना सबसे अच्छा है। हम पिताजी भी ऐसा ही सोचते हैं। लिन जियाक्सिन ने भौहें चढ़ाईं और इसके बारे में सोचा, लेकिन वह वास्तव में अपनी बेटी के विचार से पूरी तरह सहमत थे। हालांकि मुझे लगता है कि दाया ने जो मूनकेक बनाए हैं उनकी विविधता काफ़ी प्रभावशाली है। एक दुकान खोलने से हमें शायद एक बाजार मिल जाए। इसके अलावा अगर हम सचमुच कोई दुकान खोलते हैं तो उसे बहुत बड़ा ना बनाएं। छोटी शुरुआत करें। केवल मूनकेक बेचना तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि कोई त्योहार या कुछ और ना हो। तो फिर इन्हें कौन खाएगा? अपने पिता को अपने विचार का समर्थन करते देख लिन युआन अचानक अधिक उत्साहित हो गई और उत्साह से गणना करने लगी। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। दुकान का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह उत्तम और साफ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि हम खाद्य व्यवसाय में हैं। आदर्श रूप से इसमें चीज़ें बनाने के लिए एक यार्ड भी होगा। मैंने दुकान के लिए एक नाम भी सोच लिया है, राइस फ्लावर फ्रेग्रेंस। पिताजी ने मूनकेक के सांचों में वे 3 शब्द जोड़ दिए हैं, जिसका उद्देश्य हमारी भावी दुकान को बढ़ावा देना है। हमारी दुकान में विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री बेची जाएंगी, जैसे मूनकेक, ट्विस्टेड आटा स्ट्रिप्स, और समय के साथ हम अन्य नए प्रकार भी विकसित करेंगे, जैसे वेडिंग केक और अंडे के केक। मैं विशेष खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला शुरू करने के बारे में भी सोच रहा हूँ और हमें विभिन्न शैलियों के अधिक सांचे बनाने की आवश्यकता होगी। जब भी शहर में किसी के बच्चे का जन्मदिन होता है या शादी होती है तो वे जश्न के लिए केक खरीदने हमारी दुकान पर आते हैं। जितना अधिक लोग लिन युआन की योजनाओं को सुनते थे, उतनी ही अधिक उनकी आंखें चमक उठती थीं। पता चला कि दुकान खोलने में बहुत सारी संभावनाएं थीं। उत्सव केक, अंडे केक केवल नाम ही मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त थे। जियाओ लिनशुन का सारा ध्यान उन विभिन्न पेस्ट्री पर केंद्रित था जिनके बारे में उसकी बड़ी बहन बात कर रही थी, इस हद तक कि वह अपने हाथ में नूडल्स खाना भी भूल गई क्योंकि वह अपनी बहन को बड़ी आंखों से देख रही थी। बड़ी बहन, क्या तुम मेरे जन्मदिन के लिए भी जश्न मनाने वाले केक बनाओगी? क्या आप? जरूर, लिन युआन ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन के सिर पर थपथपाते हुए कहा। मुझे हमारी छोटी सी श्वांगेर के लिए दुकान शुरू करनी है ना? लिन जियाक्सिन और लेडी लियू दोनों जोर से हंस पड़े, जिससे छोटी लड़की शर्मा गई। सचमुच, भोजन प्रेमी परिवार के पास सचमुच खजाना होता है। छोटे से खाने के शौकीन जियो लिनशुन के साथ उनके परिवार की दुकान व्यवसाय को कैसे आकर्षित नहीं कर सकती थी। चून की पेस्ट्री की दुकान खोलने का मामला पहले ही उल्लेख किया जा चुका था। लिन युआन ने टोफू कार्यशाला का भी जिक्र किया। दरअसल आज दोपहर के भोजन के दौरान लिन जियाक्सिन और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को लाओफैन से बात करते हुए सुना था।
वे उससे इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी बेटी अचानक बहुत समझदार हो गई थी। अपने कमरे में काफ़ी देर तक इस विषय पर चर्चा करने के बाद उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी को ही यह काम सौंप देंगे। पेस्ट्री की दुकान की तुलना में इस टोफू कार्यशाला को एक बड़ी स्थापना माना जा सकता है। यद्यपि यह ग्रामीण लोगों द्वारा संचालित एक छोटी सी कारीगर कार्यशाला थी, लेकिन ऐसी जगह दुर्लभ थी, न केवल लिन परिवार हॉलों में बल्कि आसपास के कई गांवों में भी। लिन युआन की चाची ने अपने घर पर एक छोटी सी रंगाई की कार्यशाला खोली थी और उनका परिवार गांव में सबसे धनी माना जाता था। अगर उनका परिवार भी एक छोटी सी कार्यशाला शुरू कर सके तो उनका भविष्य। लिन जियाक्सिन और लेडी लियू ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। लिन युआन ने मामले पर चर्चा समाप्त करने के बाद वह बर्तन साफ करने और बर्तन धोने में व्यस्त हो गई। वह जानती थी कि उसके माता पिता, जिन्होंने अपने जीवनकाल में केवल जुमा टाउन तक ही यात्रा की थी, को टोफू कार्यशाला खोलने का विचार पचाने में कुछ समय लगेगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक बार फिर देर रात तक जागना पड़ेगा। आंगन को साफ करने के बाद जब परिवार बिस्तर पर जाने ही वाला था, तभी अचानक सामने के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लिन युआन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर चली गई। तभी उसने देखा कि लेडी लियू भी जल्दी से अपने आधे जूते पहने हुए बाहर आ रही है। उसकी आंखों में घबराहट है। क्या ये हो सकता है कि आपके तीसरे चाचा का परिवार फिर से आ गया है? माँ, घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ घटनाओं के बाद लेडी लियू उन लोगों से सचमुच डर गई। ये दयनीय था कि लगभग 8 महीने की गर्भवती महिला को अपना जीवन निरंतर भय और घबराहट में बिताना पड़ा। ये सुनकर कि उसकी बेटी जांच करने जा रही है, लेडी लियू ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, पहले दरवाजे से पूछो। बोलने के बाद लेडी लियू ने पहले मुख्य कमरे का दरवाज़ा खोला, अपना सिर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाई, कौन है? जब दस्तक देने वाले व्यक्ति ने जवाब सुना तो वे रुक गए और एक महिला की आवाज़ ने जवाब दिया, चाची, यह मैं हूँ, गुएजी। ये भाभी गुएजी निकली। लेडी लियू ने राहत की लंबी सांस ली और जल्दी से एक तेल का दीपक उठाया और फिर लिन युआन से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। भाभी गुएजी तीसरी चाची के साथ आई थीं और घर में प्रवेश करते ही उन्होंने तुरंत लिन युआन को दिलासा देने के लिए उसे पकड़ लिया। युवान, क्या तुम ठीक हो? लिन युआन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। भाभी गुएजी की ठंडी त्वचा की दुकान अब बहुत व्यस्त थी और तीसरी चाची के बिस्कुट सुगंधित और कुरकुरे होने के कारण उनके पास और भी अधिक ग्राहक थे और अक्सर वे सामना करने में बहुत व्यस्त रहते थे। आज उसने अपनी सास को मदद के लिए जियाओ शितोह को अपने साथ शहर ले जाने दिया था। उन्हें क्या पता था कि उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वे लिन फुगुई के साथ गांव वापस जाने वाली बैलगाड़ी की सवारी से चूक जाएंगे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें पैदल ही घर जाना पड़ा। सौभाग्यवश उन्हें सड़क पर पड़ोसी गांव से एक बैलगाड़ी मिल गई और वे 2 तांबे के सिक्कों में उस पर सवार हो गए, अन्यथा उनका परिवार और भी देर से घर लौटता। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने जियाओहे की मां और गांव की कई अन्य महिलाओं को लिन युआन के पारिवारिक मामले के बारे में बात करते सुना। इस पर चर्चा करने के बाद सास और बहू ने पिछले कुछ दिनों में कमाए गए सारे पैसे साथ लाने का निर्णय लिया। युवान, आपने फूमन बिल्डिंग की पत्नी के साथ खातों के बारे में सुना है? इन दिनों मैंने ठंडी त्वचा बेचकर भी अच्छी रकम कमा ली है। लो, ये लो। भाभी गुएजी ने भूरे कपड़े से बनी एक छोटी सी पैसे की थैली निकाली और उसे लिन युआन के हाथ में थमा दिया। थैली भारी थी। लिन युआन ने उसे छुआ और पाया कि उसमें ज्यादातर तांबे के सिक्के थे और कुछ चांदी के टुकड़े थे। गुएजी ने आगे कहा, पिछले दिनों मैंने बहुत सारी ठंडी खालें बेची हैं और इसके अंदर वह लाभ हिस्सा है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। बाकी भी आपके लिए है। ये बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए थोड़ा और अधिक मदद कर सकता है। चिंता मत करो, हमारे सामने एक लंबा वर्ष है। मैंने हिसाब लगाया है और अब मैं ठंडी खाल और बिस्कुट बेचकर 1 महीने में 3 टेल से अधिक चांदी कमा सकता हूँ। आपके भाई यशुवान की बधाईगिरी से हुई कमाई को जोड़कर हम आपको 1 वर्ष के भीतर 40 टेल से अधिक चांदी चुकाने में मदद कर सकेंगे। आप, भाभी। जैसे ही गुइजी की भाभी ने दरवाजे से कदम रखा, मुख्य कमरे में प्रवेश किए बिना उसने लिन युआन के हाथों में चांदी थमा दी और शब्दों की झड़ी लगा दी, जिससे लिन युआन को बीच में बोलने का कोई मौका नहीं मिला। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी भाभी उसे कर्ज चुकाने के लिए घर की सारी कमाई देना चाहती है, तो लिन युआन बहुत आभारी हुई और जल्दी से उसे टोकते हुए बोली, भाभी, क्या आप मुझे नीची नज़र से देख रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गुइजी हैरान लग रही थी। लिन युआन ने पैसे की थैली जबरदस्ती उसके हाथों में वापस दे दी और उसे तथा उनकी तीसरी चाची को कमरे में आमंत्रित किया। अपने मूनकेक व्यवसाय के बारे में बात करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, भाभी, अगर मैं ठंडी त्वचा का विचार ला सकती हूँ तो क्या आपको लगता है कि मैं 100 टेल चांदी नहीं चुका सकती? ये सुनकर कि लिन युआन का जिन मैंशन के साथ व्यापारिक लेन देन था, सास और बहू दोनों के लिए वास्तव में एक झटका था।
हालांकि उसने ये कहा, फिर भी गुइजी की भाभी ने लाभ का वह हिस्सा ले लिया जिसका उसने लिन युआन को इन दिनों के भीतर देने का वादा किया था। आखिरकार मूनकेक बनाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। जब लिन युआन ने गुइजी की भाभी के साथ मुनाफे को साझा करने पर सहमति व्यक्त की तो ये केवल उसे मानसिक शांति देने के लिए था। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ हद तक हार मानते हुए लिन युआन ने चांदी स्वीकार कर ली और अंत में गुइजी की भाभी और उसकी सास को विदा करने से पहले ठंडी त्वचा की दुकान के व्यवसाय के बारे में पूछा। जैसे ही वे जा रहे थे, लिन युआन को अचानक कुछ याद आया और उसने गुइजी की भाभी को एक तरफ खींच लिया। भाभी, मध्य शरद ऋतु समारोह के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा और कम लोग ठंडी त्वचा चाहेंगे। आपको पहले लोहार के पास जाकर कढ़ाई मंगवा लेनी चाहिए, फिर एक छोटा स्टोव खरीद लेना चाहिए। जब मौसम ठंडा हो जाए तो आप इसकी जगह तली हुई ठंडी त्वचा बेच सकते हैं। तेल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ठंडी त्वचा को सीधे कढ़ाई में भूनें और यह ठंडी खाने की तुलना में बेहतर स्वाद देगी। पिछले कुछ दिनों से गुइजी की भाभी इस बात को लेकर चिंतित थी कि मौसम ठंडा होने के बाद क्या किया जाए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन के पास पहले से ही कोई समाधान होगा। ठंडी त्वचा को भूनकर पकाना वास्तव में एक नया विचार था। मध्य शरद ऋतु महोत्सव के बाद उसने इसे बेचना शुरू करने की योजना बनाई। वह ठंडी त्वचा और तली हुई ठंडी त्वचा दोनों बेच सकती थी। स्थापित व्यवसाय नए व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेगा, निश्चित रूप से यह सफल होगा। गुइजी की भाभी अपनी सास के साथ उत्साह से भरी हुई घर लौटी। वे दूर चले गए, फिर भी उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह लैन हुआ और आंटी वांग मूनकेक बनाने में मदद करने के लिए आईं। लिन जियाक्सिन ने पिछली रात अपनी बेटी के दुकान खोलने के विचार के बारे में सोचते हुए बिताई। चूंकि वह वैसे भी सो नहीं सकता था, इसलिए उसने मूनकेक के सांचों में अक्षर उकेरना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से सभी पर अभी तक अक्षर नहीं उकेरे गए थे, फिर भी लिन युआन और उसके सहायकों के लिए आज के लिए पर्याप्त थे। चावल के फूल की खुशबू शब्दों को लिन जियाक्सिन द्वारा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने जो अक्षर उकेरे थे वे सामान्य ब्लॉक लिपि के नहीं थे बल्कि स्टाइलिश लिपि के थे। लिन युआन को यह विशेष रूप से पसंद आया और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उनकी भविष्य की दुकान का नाम इसी शैली में लिखा जाएगा। आधुनिक समय में नकली उत्पादों के बारे में सोचते हुए लिन युआन ने सावधानी बरती। वह अपने पिता के कान के पास झुकी और कुछ शब्द फुसफुसाए। लिन जियाक्सिन ने सुनते हुए सोच विचार कर सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी दुकान इतनी लोकप्रिय हो जाएगी कि इससे ईर्ष्या और नकल की भावना पैदा हो, लेकिन अगर उनकी बेटी ने इस बारे में बताया तो किसी भी संभावित समस्या को रोकना बेहतर होगा। पूरे दिन की व्यस्तता के बाद लिन युआन और उसके समूह ने 100 से अधिक मूनकेक तैयार किए। अभी भी दर्जनों बनाने बाकी थे, लेकिन वे अगले दिन तक निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। तीसरे दिन वे उन्हें जिन हवेली तक पहुंचा सकते थे। क्योंकि लैन हुआ और आंटी वांग मूनकेक बनाने में मदद कर रही थी, लिन वेई और जियो लिनशुन के पास कुछ खाली समय था। जियो लिनशुन को अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने का मन नहीं था और वह बस लिन वेई के पीछे पीछे घूमता रहा, उसके साथ टोफू पीसता रहा। अपनी सीमित शक्ति के कारण दोनों बहनें कुछ देर तक पीसती और कुछ देर आराम करतीं। उन्होंने पूरा दिन काम किया और केवल आधा बेसिन सोया दूध ही पीस पाए। हालांकि जिया झेंग ने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि लिन युआन को टोफू कब तैयार करना है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी गलती से फूमन बिल्डिंग के व्यवसाय को नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने सोया दूध को पीसने के लिए काम को जल्दी करने के लिए उस रात देर तक जागने की योजना बनाई। अगली सुबह तक अधिकतम 2 घंटों में वह टोफू को दही के रूप में जमा सकती थी और टोफू को हवा में दबाने के लिए दबा सकती थी। और उस शाम जब काम खत्म हो गया, लिन फुबुई उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य लेकर आई, जिससे वह सचमुच बहुत खुश हुई। यह उपहार वह छोटा गधा था जिसकी लिन युआन को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उसने लिन फुबुई को उसके लिए एक उपयुक्त छोटा गधा खोजने का काम सौंपा था, लेकिन अब तक सही गधा नहीं मिला था। आज लिन फुबुई शहर में गया था और हमेशा की तरह पशु बाजार में घूमने गया। लगभग आधी सड़क पर घूमने के बाद भी उसे बिक्री के लिए कोई गधा नहीं दिखा। उसने लगभग सोच लिया था कि वह पहले की तरह खाली हाथ लौटेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाजार के अंत में उसे यह छोटा गधा मिला। विक्रेता एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाल पहले से ही सफ़ेद हो रहे थे और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लिन फुबुई ने यह देखकर कि वह एक ईमानदार आदमी था, उसके साथ थोड़ी और बातचीत की। पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति के परिवार में 2 बेटियां थीं, लेकिन एक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी इस घटना से इतनी प्रभावित हुई कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रही। उनका पहले से ही कठिन जीवन और भी कठिन होता जा रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने युवा गधों को बेचना पड़ा, जो अभी वयस्क हुए थे। बूढ़े व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि वह किस गांव से है और लिन फुबुई, जो जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति नहीं था, ने भी नहीं पूछा।
हालांकि लिन युआन को लगा कि उसने इस आदमी के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि उसका अनुमान सही था या नहीं, और इसलिए उसने यह बात जोर से नहीं कही। अब जब उसके पास छोटा गधा आ गया तो उसकी एक चिंता अंततः दूर हो गई। इस छोटे गधे के साथ सोया दूध बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हर 3 दिन में 2 बैच टोफू बनाना कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक कि एक दिन में 2 बैच बनाना भी संभव होगा। जब लिन फुगुई आसपास था, लिन युआन ने लकड़ी का एक मजबूत टुकड़ा ढूंढा और उसे छोटे गधे को बांधने के लिए एक खंभे के रूप में जमीन में गाड़ने के लिए कहा। परिवार में इस नए सदस्य के आने से लिन वेई और शियाओ लिनशुन बहुत खुश हुए। उन्हें अंधेरे से भी डर नहीं लगता था। वे पास में एक छोटे से गड्ढे के पास दौड़ते थे और खाने के लिए घास तोड़ लाते थे। छोटे गधे को अपनी पानी भरी बड़ी आंखों से आंगन में इधर उधर देखते हुए और कभी कभी अपनी नाक से धीरे से सूंघते हुए देखना। लिन युआन जानता था कि वह अभी तक नए वातावरण का आदी नहीं हुआ है और उसने उसके लिए एक आश्रय बनाने के बारे में सोचा। जब लिन युआन ने गधे के लिए आश्रय बनाने का सुझाव दिया तो लिन फुगुई, जो लकड़ी पर कील ठोक रहा था, हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी पीठ तानते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़की, ये गधा मुर्गी या खरगोश नहीं है, इसे घोंसले की क्या ज़रूरत है। लेकिन यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि इस पर बारिश होगी या धूप पड़ेगी तो इसके लिए एक आश्रय स्थल बना दीजिए। जमीन पर कुछ सूखा पुआल बिछा दो, बस इतना ही काफ़ी है। बोलने के बाद लिन फुगुई ने आंगन में इधर उधर देखा, एक पल सोचा और आगे कहा, यहाँ आपका आंगन काफ़ी भाग्यशाली है। पहले जो कुंवारा आदमी था वह नया घर बनाने में असमर्थ था, इसलिए वहाँ इतनी बड़ी जगह है। उधर देखो, तुम्हारे पास खरगोशों का घर है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, और यह प्रवेश द्वार के ठीक पास है। लकड़ी का खंभा भी यहीं है, इसलिए यदि आप सचमुच आश्रय बनाना चाहते हैं तो अंकल का सुझाव है कि आप इसे यहीं बना लें। लंबे समय तक रखे गए गधे से बदबू आती ही है, इस जगह पर अच्छी हवा आती है, ये घर और रसोई से दूर है, इसलिए इसे कोई परेशानी नहीं होगी। लिन युआन ने लिन फुगुई के मार्गदर्शन का पालन किया, इधर उधर देखा और उसकी सलाह से पूरी तरह सहमत हो गया। वास्तव में अनुभव मायने रखता है। यदि उसने कुछ नहीं कहा होता तो उसे स्वयं उसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कई दिन लग जाते, क्योंकि वह एक शहरवासी थी और उसे गधे पालने का कोई अनुभव नहीं था। नई खरीदी गई पत्थर की चक्की दीवार के पास बैठी थी, बस छोटे गधे के आने और उसके अच्छे उपयोग की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ली फुगुई ने खूंटियां ठोकना समाप्त कर लिया तो लिन युआन ने छोटे गधे को 2 मुट्ठी ताजी घास खिलाई और फिर उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए उसे पत्थर की चक्की के पास ले गया। यद्यपि छोटा गधा छोटा था, लेकिन वह काफ़ी अनुभवी था। जैसे ही उसे बांध दिया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसने इधर उधर देखना और घुरघुराना बंद कर दिया। इसे इसके पिछले मालिक ने प्रशिक्षित किया होगा, जिसने संभवतः इसे अनिच्छा से बेचा होगा। अपने दुम पर हल्की थपकी से वह छोटा जीव धीरे धीरे चलने लगा। नई पत्थर की चक्की पुरानी से बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी गांव की चक्की से छोटी थी, इसलिए छोटे गधे के लिए इसे खींचना ज़्यादा कठिन नहीं था। चूंकि छोटे गधे को निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लिन युआन चम्मच से दूध निकालने और उसे फिर से भरने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और सोया दूध को धीरे धीरे बहते हुए देख सकता था। उसने प्रसन्नता से अपने होठों के कोने मोड़े और छोटे गधे की प्रशंसा की। जियो लिनशुन बहुत उत्सुक थी और उसने ध्यान से देखने के बाद अपना सिर झुकाया और भौहें चढ़ाकर पूछा, बड़ी बहन, आपने छोटे गधे की आंखों पर कपड़ा क्यों रखा है? क्या होगा यदि वह देख न सके और गिर जाए? इससे तो बहुत दर्द होगा। लिन वेई, जो खरगोशों को खाना खिला रहा था, ये सुनकर हंसा, तुम छोटे गधे नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि दर्द होता है? दर्द तो होता है, लेकिन ठीक है। यदि यह गिर जाए और चोट लग जाए तो मैं इसे ठीक करने के लिए सुइयों का उपयोग कर सकता हूँ। दादाजी भगवान डॉक्टर ने कहा कि चांदी की सुइयां सभी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। जियो लिनशुंग ने ऐसे कहा जैसे वह भोजन के समय से भी अधिक गंभीर हो। ऐसा लग रहा था कि लाओ फैंग के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, जो कि आश्चर्यजनक था क्योंकि पहले वे एक दूसरे से झगड़ते थे। लिन युआन को ये तो पता नहीं था कि क्या बदल गया है, लेकिन उसे यकीन था कि यह भोजन नहीं था। लिन युआन ने शर्त लगाई थी कि जैसे ही भोजन की बात आएगी, दोनों फिर से झगड़ने लगेंगे। लिन युआन ने बचे हुए बीन्स को बेसिन में इकट्ठा किया, पत्थर की चक्की को एक और चम्मच से भर दिया और समझाया, छोटे गधे की आंखों को ढकने का उद्देश्य उसे बहुत अधिक चक्कर लगाने से चक्कर आने से बचाना है। अन्यथा इससे पहले कि हम बीन्स पी सकें, ये गिर जाएगा, चक्कर और भ्रमित हो जाएगा। सच में, जियो लिनशुंग ने सोच में अपनी उंगली काट ली, फिर अचानक अपने स्टूल से कूद गई और जगह पर घूमने लगी। इससे पहले कि लिन युआन और लिन वेई हस्तक्षेप कर पाते, ऊर्जा का छोटा बंडल पहले से ही अस्थिर पैरों पर कांप रहा था। उसका सिर लड़खड़ा रहा था, वह स्थिर खड़े होने में असमर्थ थी। ओह, मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। बड़ी बहन, आप सब क्यों घूम रही हैं? आह, घर भी घूम रहा है। वाह, क्या हो रहा है? सब कुछ क्यों घूम रहा है? हाँ हाँ, ये तुम हो जो घूम रही हो, तुम मूर्ख हो।
लिन वेई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई घास गिरा दी, जल्दी से अपनी बहन को स्टूल के पास खींच लिया और उसे बैठा दिया। उसे डर था कि अगर वह आगे बढ़ती रही तो गिर सकती है। लिन युआन जियो लिनशुंग के मोटे छोटे गालों को देखकर, जो हाल के दिनों में स्पष्ट रूप से फूल गए थे, अपनी हंसी को दबा नहीं सकी। छोटे गधे की मदद से काम बहुत तेजी से हुआ। जिस काम को पूरा करने में आमतौर पर 2 घंटे लगते थे, वह अब सिर्फ 1 घंटे में हो गया। लिन युआन ने छोटे गधे को लकड़ी के खूंटे से बांध दिया और अंदर जाने से पहले उसे कुछ घास खिलाई, जहां उसने देखा कि लिन वेई खरगोश के घर के सामने बैठी हुई थी, जो किसी काम में तल्लीन लग रही थी। हाँ, क्या हो रहा है? लिन युआन चली गई और अपनी छोटी बहन के पास बैठ गई ताकि खरगोश के घर में भी झांक सके, संभवतः क्योंकि वह पहले कभी उसके पास नहीं गई थी। सभी खरगोश, जो चुपचाप आराम कर रहे थे, अब अपनी आंखें खोल दी और अपने कान खड़े कर लिए, कार्रवाई के लिए तैयार। अच्छे बच्चों, यह मेरी बड़ी बहन है। वह वही है जिसने तुम्हें बचाया है, इसलिए डरो मत। लिन वेई ने खरगोशों को दिलासा दिया जैसे वह जियो लिनशुंग को दिलासा देती, लेकिन इससे लिन युआन अवाक रह गया। उसका कार्य वास्तव में बचाव कार्य नहीं था, उसने तो उन्हें उनकी मां खरगोश से छीन लिया था। छोटे खरगोशों को सांत्वना देने के बाद लिन वेई ने उसका सिर घुमाया और उससे कहा, बड़ी बहन, क्या आपको नहीं लगता कि खरगोश बड़े और बड़े होते जा रहे हैं? क्या हमें उनका घोंसला थोड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहिए? लिन वेई ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन लिन युआन ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। खरगोशों को उनके घर आए हुए आधा महीना हो चुका था। आधा महीना बहुत लंबा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। खरगोश, जो मूलतः मुट्ठी के आकार के थे, अब 2 गुने से भी अधिक बड़े हो गए थे। इसके अलावा लिन वेई और शियाओ लिनशुंग द्वारा उन्हें अच्छी तरह से खिलाने के कारण खरगोश बहुत रोएदार हो गए और छोटे मीटबॉल की तरह दिखने लगे तथा और भी मोटे और गोलमटोल दिखाई देने लगे। प्रारंभ में 6 छोटे खरगोश थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे एक को भी जीवित नहीं रख सके और केवल 5 ही बचे। उनका घोंसला, एक पुराना मुर्गी घर जिसे खरगोश के पिंजरे में बदल दिया गया था, वास्तव में थोड़ा छोटा था। ये बहुत छोटा है। खरगोश अब लगभग 2 महीने के हो गए हैं, है न? अगले 3 महीनों में वे गर्मी में होंगे और तब तक वे निश्चित रूप से सभी एक ही घोंसले में नहीं होंगे। लिन युआन ने अगले कुछ दिनों में अपने कामों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके पास वास्तव में कोई खाली समय नहीं है। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं ये कुछ दिनों में नहीं कर सकती। उन्हें अभी तो बस किसी तरह काम चलाना होगा और एक साथ मिलकर काम चलाना होगा। जब यह व्यस्त समय खत्म हो जाएगा तो हम पहाड़ पर जाकर कुछ बांस काटेंगे और उनके लिए 2 नए घोंसले बनाएंगे। उसने पहले ही देख लिया था कि 5 खरगोशों में 2 नर और 3 मादा थीं। 2 नए घोंसलों से उन्हें नरों को मादाओं से अलग करने में मदद मिलेगी। हालांकि जब वे गर्मी में आते हैं तो कुछ छोटे घोंसले भी तैयार करने होंगे, अन्यथा जब 3 मादाएं अपने छोटे खरगोशों को जन्म देंगी तो झगड़े हो सकते हैं। लिन युआन ने ध्यान से विचार किया और निर्णय लिया कि चूंकि नए घोंसलों की वैसे भी जरूरत थी, तो क्यों न दीवार के कोने के नीचे एक पूरी पंक्ति बना दी जाए। सबसे पहले नर और मादा के रहने के लिए 2 बड़े घोंसले बनाएं, फिर गर्मी में और बच्चे देने वाली मादा खरगोशों के लिए कुछ छोटे घोंसले बनाएं। खरगोशों में प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी थी और 1 वर्ष से भी कम समय में वह एक छोटा खरगोश प्रजनन फार्म शुरू कर सकी। पैदा हुए खरगोशों को ग्रामीणों को बेचा जा सकता था या उनकी खाल उतारने और मांस बेचने के लिए रखा जा सकता था। इसके अलावा उसने देखा कि 5 खरगोशों में से एक खरगोश पूरी तरह सफ़ेद था। वह सोच रही थी कि क्या प्रजनन से सफ़ेद खरगोश पैदा हो सकते हैं। सफ़ेद खरगोशों का फर वास्तव में कीमती था, कपड़े और जूते बनाने के लिए उपयोगी था, और अगर वह फर की खेती में विकसित हो सके तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। शुक्र है कि लाओ फैन द्वारा लाई गई 2 मुर्गियों को लेडी लियू के लिए चिकन सूप बनाने के लिए मार दिया गया था, अन्यथा उनके लिए कोई जगह नहीं होती। पहले तो एक मुर्गी अभी भी अंडे दे रही थी, लेकिन 4 या 5 अंडे देने के बाद उसने अंडे देना बंद कर दिया। आखिरकार वह एक बूढ़ी मुर्गी थी और अंततः उसे जलाए जाने के भाग्य से नहीं बचा जा सका। छोटे खरगोशों के लिए नए घोंसले बनाने और लिटिल गधे के लिए आश्रय बनाने के लिए और पोर्क रूम से मंगाए गए 2 सुअर के बच्चों की तो बात ही छोड़िए, ऐसा लग रहा था कि उसके घर के आंगन को कुछ पुनर्योजना की जरूरत है। सौभाग्यवश आज उन्होंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया। नहाने के बाद लिन युआन और उसकी 2 छोटी बहनें तेल के दीपक के सामने बैठ गईं और काम पर लग गईं। केवल लिन वेई और जियो लिनशुंग अपनी रात्रिकालीन सुलेख अभ्यास कर रहे थे, जबकि लिन युआन नए घर के लिए फर्श की योजना तैयार कर रहा था। चूंकि उसके पास कोई रूलर नहीं था, इसलिए उसे नापने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। नाप लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि आंगन उसकी कल्पना से भी बड़ा था। मूलतः उसने उत्तरी विंग में 3 कमरे बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह एक अतिरिक्त कमरा भी बना सकती है। आंगन के उत्तरी भाग में उसने 4 मुख्य कमरे बनाए, लेकिन उन्हें 2 दरवाजों में विभाजित कर दिया। इसमें एक केंद्रीय हॉल था जिसके दोनों ओर एक शयन कक्ष था,
तथा पश्चिमी छोर पर एक अतिरिक्त कमरा था जिसका अपना अलग दरवाजा था। उन्होंने इस कमरे में पारंपरिक चीनी गर्म बिस्तर बनाने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह कुछ लकड़ी खरीदेगी और दीवार के सामने आधुनिक सुपरमार्केट की अलमारियों के समान कई बड़ी अलमारियां बनाएगी, जिससे भविष्य में चीज़ों को रखना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जहां तक बगल के कमरों की बात है तो उसने पश्चिमी तरफ सिर्फ 2 कमरे बनाने की योजना बनाई थी, जिसका मतलब था कि वे 3 कमरे, जिनमें वे वर्तमान में रहते थे, पुराने होने के बावजूद उत्तरी कमरे में जाने के बाद उन्हें धीरे धीरे ध्वस्त किया जा सकता था और 2 बगल के कमरों में पुनर्निर्मित किया जा सकता था। यद्यपि अब उसका परिवार उसके दादा दादी के परिवार से संबंधित नहीं था, फिर भी लिन युआन के नाना नानी थे और वह चाहती थी कि जब हालात सुधर जाएं तो वह उन्हें भी अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले आए। चूंकि ये कमरे उसके अपने परिवार के लिए थे, इसलिए लिन युआन ने इन दोनों कमरों में उत्तरी कमरे जैसी ही सुविधाओं के साथ गर्म बिस्तरों की योजना भी बनाई थी। पूर्व की ओर वह सिर्फ एक बड़ा रसोईघर और उसके बगल में एक छोटा कमरा बनवाना चाहती थी, जो विविध चीज़ों के भंडारण के लिए उपयुक्त भंडारगृह के रूप में काम करेगा। इसके अलावा उत्तरी कमरे के ठीक बगल में रसोईघर होने के कारण वह रसोई के स्टोव को उत्तरी कमरे में गर्म बिस्तर के साथ जोड़ सकती थी, जिससे सर्दियों में खाना बनाते समय उसे गर्मी मिल जाती थी। वह अभी अभी यहाँ आई थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ सर्दियाँ कितनी ठंडी हो सकती हैं, लेकिन अपने पिछले जीवन में जिन स्थानों पर वह रह चुकी थी, वहाँ की केंद्रीय हीटिंग और एयर कंडीशनिंग के बारे में सोचकर ही उसे यहाँ की तुलना में ठंडक महसूस होने लगी। कितना अच्छा होगा यदि वहाँ केंद्रीय हीटिंग हो, लेकिन केंद्रीय हीटिंग वास्तव में असंभव था। लिन युआन ने अपना सिर झुका लिया, सारी रात सोचती रही कि यहाँ केंद्रीय हीटिंग लाने का कोई समाधान नहीं मिल पाया, इसलिए उसने अंततः इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने खरगोशों के लिए घर और शेड बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने खरगोशों के लिए घर दक्षिण पश्चिम कोने में बनाया, यहाँ तक कि दीवार के कोने में खरगोशों की खाद डालने के लिए एक छेद भी छोड़ दिया। शेड को गेट के पूर्व में रखा गया था, क्योंकि शौचालय दक्षिण पूर्व कोने में था, इसलिए शौचालय के बगल में शेड रखने का मतलब था कि उसे लगातार साफ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक सुअरबाड़े की बात है, उसे शौचालय के आगे दीवार के बाहर रखा गया था, जो कि सही था, क्योंकि वह स्थान पहले से ही जलभराव वाला क्षेत्र था जो सुअरों को पालने के लिए आदर्श था। लिन युआन ने मेज पर रखी योजनाओं पर काम किया, चित्र बनाए और दोबारा बनाए, और लिन वेई और लिन शुआंग द्वारा अपना लेखन अभ्यास समाप्त करने के बाद भी लिन युआन ने अभी भी योजनाओं को पूरा नहीं किया था। छोटे बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उसके चित्रों को देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। अचानक लिन युआन ने अपनी कलम रोक दी और उनकी ओर देखा। जल्दी बताओ, बड़ी बहन के चित्रों के बारे में तुम क्या सोचते हो? कुछ ही दिनों में बड़ी बहन इन योजनाओं के अनुसार हमारा नया घर बना देंगी। यह उत्तरी कक्ष है, ये पार्श्व कक्ष हैं, ये रसोई घर और भंडार कक्ष है, और यहाँ खरगोश पालने के लिए, यहाँ मुर्गियाँ पालने के लिए और यहाँ सुअर पालने के लिए। अपनी बड़ी बहन को योजनाओं के प्रत्येक भाग की ओर इशारा करते हुए देखकर दोनों छोटी बहनें न केवल बहुत खुश नहीं दिखीं, बल्कि कुछ चिंतित भी थीं। लिन वेई ने धीमे स्वर में पूछा, बड़ी बहन, हमने अभी अभी दादी और दादाजी से संबंध तोड़ लिए हैं और अब हम एक नया घर बना रहे हैं। क्या अंकल और थर्ड अंकल आकर परेशानी नहीं खड़ी कर देंगे? जियो लिनशुंग ने भी चिंतित भाव से लिन युआन की ओर देखा। तभी लिन युआन को एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहनों ने उसके नए घर की योजना को लेकर कोई उत्साह या रोमांच क्यों नहीं दिखाया। वे दूसरी तरफ से संभावित हस्तक्षेप के बारे में चिंतित थीं। यहाँ तक कि बच्चों ने भी इस बारे में सोचा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेडी शिन लियू भी चिंतित थीं। कोई चिंता नहीं, अब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, और अगर वे परेशानी खड़ी करने आएंगे तो मैं यमन जाकर शिकायत दर्ज कराऊंगा। हमारे पास परिवार पृथक्करण दस्तावेज तैयार है और यमन इसे अनदेखा नहीं करेंगे। लिन युआन शुरू में ये कहना चाहती थी कि वह उन्हें रसोई के चाकू से काट डालेगी, लेकिन फिर सोचा, अगर वह चाकू उठाकर खुद उन पर हमला करती है तो क्या वह उन्हें लाभ नहीं पहुंचा रही होगी? आजकल कौन सा अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता? यदि मास्टर मजिस्ट्रेट लिन सियू का पक्ष लेते, क्योंकि वह उनकी छोटी उपपत्नी है, तो लिन युआन उसका मामला उच्च पदस्थ अधिकारी के पास ले जाता, और यदि वह फिर भी काम नहीं करता तो हमेशा लाओ फैन मौजूद रहता, जो मास्टर मजिस्ट्रेट को कम सम्मान देता था और उसके कुछ महत्वपूर्ण संबंध हो सकते थे जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। दोनों लड़कियां भोली थीं और अपनी बड़ी बहन पर पूरा भरोसा करती थीं। यदि उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो वास्तव में चिंता की कोई बात नहीं थी। उनका उत्साह तुरंत बढ़ गया और उन्होंने लिन युआन के साथ नए घर पर उत्साहपूर्वक चर्चा करना शुरू कर दिया।